गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। हम रेगुलर ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी में इक्सी और एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग वगैरह करते हैं। बच्चों की शुरुआत में जो वूम में बच्चा है, जो गर्भ में बच्चा है, उसका देखभाल करने के लिए और डिजीज डायग्नोसिस के लिए भी प्रयास करते हैं। देवेंद्र जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करें। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आईयूआई या आईवीएफ क्या ठीक हुआ? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन पाना थोड़ा कठिन होता है। आप कब कितनी दूर तक उसको इन्वेस्टिगेट किए, नंबर एक। नंबर दो, जो रिपोर्ट आई उसको कैसे आपने इंटरप्रेट किया। नंबर तीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जो ट्यूब का एक्सरे होता है एचएसजी, अधिकतर उस रिपोर्ट में यदि वो नॉर्मल और पेटेंट लिखा रहता है तो फिर एक्सरे को कोई नहीं देखता, ये मान के चलते हैं कि ट्यूब अच्छी है। तो ट्यूब अच्छी है, स्पर्म काउंट अच्छा है और यदि रेगुलर पीरियड आ रहा है तो उसको हम फिर अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। पर मोस्टली मैं ये देखता हूँ कि जब मैं एचएसजी के प्लेट को देखता हूँ तो जो ट्यूब की क्वालिटी होती है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एचएसजी ही एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ट्यूब के भीतर का क्वालिटी हमको दिखता है, तो उसको देख लेना बहुत ज़रूरी है। यदि वास्तव में सब ठीक है तो आप डेफिनेटली 2 या 3 साइकिल आईयूआई ले सकते हैं बिफोर गोइंग फॉर आईवीएफ। ट्विन प्रेगनेंसी में एनआईपीटी क्यों नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ट्विन प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ट्विन प्रेगनेंसी, आप एक ही यूट्रस में यदि 2 सैक है, डाइकोरियोनिक यदि प्रेगनेंसी है, तो एक बच्चा इधर है, एक बच्चा इधर है। अब जो एनआईपीटी होता है, एनआईपीटी Yes. जो एनआईपीटी होता है, एनआईपीटी का जो प्रिंसिपल है, इसका जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से कुछ सेल्स मदर के सर्कुलेशन में जाते हैं, तो इसके भी जाएंगे। ये जो सर्कुलेशन में फ्री फीटल डीएनए जा रहा है, बच्चे के जो प्लेसेंटा के जो सेल्स होते हैं, प्लेसेंटा के जो सेल्स होते हैं, ये प्लेसेंटा का बैरियर है, ये मदर का सर्कुलेशन है, ये मदर के ब्लड वेसल्स हैं। ये सेल्स भी अंदर जा सकते हैं, पर अधिकतर ये सेल को पूरा न जाके इसके भीतर जो डीएनए की लड़ी है उसका टुकड़ा यहां से मदर के सर्कुलेशन में जाता है। तो कुछ मदर के भी डीएनए मूव करते रहते हैं और ये फीटल डीएनए भी यहां गया। इन फीटल डीएनए को टोटल एक नॉर्मल के साथ, जैसे हम तराजू में रखते हैं, वैसा एक हम तराजू में इसको इधर रखे और इधर रखा। एक साइड में हमने जो नॉर्मल 46 क्रोमोसोम वाला डीएनए है वो रखा और इसके साथ ये टेस्ट करने वाला रखा। सपोज ये पलड़ा नीचे आ गया तो मतलब इसमें क्रोमोसोम कंटेंट ज़्यादा है। तो क्रोमोसोम कंटेंट ज़्यादा है तो कौन से क्रोमोसोम का है वो भी पता कर सकते हैं। 21 नंबर वाला है कि 18 नंबर वाला है कि 13 नंबर वाला है कि एक्स है कि वाई है, अधिकतर यही चीज़ देखी जाती है। अब मदर के ब्लड में से डीएनए निकाल के मदर के ब्लड में से सेल फ्री डीएनए, मतलब डीएनए तो सेल के भीतर रहता है, तो सेल टूटने के बाद जो सेल फ्री डीएनए घूमता है उसमें मदर का भी रहेगा और बेबी का भी रहेगा। तो इस मदर के पूरे लॉट में से, पूरे डीएनए में से बेबी का लॉट निकालते हैं, उसको में असॉर्ट करते हैं। ये जो बेबी का डीएनए निकला टोटल, इसको एक तराजू में रखते हैं एक तरफ, और एक तरफ उसको नॉर्मल के साथ कंपेयर करते हैं। यदि ये एक्स्ट्रा हुआ, ये हर क्रोमोसोम के लिए आप करोगे, 21 नंबर के लिए करोगे तो ये तराजू 21, 18, 13 एक्स वाई। अब मान लीजिए कि 21 वाला पल्ला ज़्यादा आ गया तो इसका 21 नंबर कहाँ से आया? मदर के सर्कुलेशन में। मदर तो नॉर्मल है, इसका मतलब बेबी से आया। अब
सिंगल बेबी हो तो मुझे मालूम है कि पक्का बेबी से ही आया अधिकतर, क्योंकि प्लेसेंटा और बेबी में भी फर्क हो सकता है, पर हम उस फर्क को अभी 0 मान के चल रहे हैं। सपोज बेबी ए से आया, यदि सिंगल होता बच्चा तो उसी से आया। अब इस कंडीशन में ए से आया कि बी से आया, आप कैसे बताओगे? तो यहां पर प्रॉब्लम होती है। इसलिए अधिकतर मैं ट्विन प्रेगनेंसी में एनआईपीटी अवॉइड करता हूं। सिंगल प्रेगनेंसी में एनआईपीटी का यूज ट्राइसोमी देखने के लिए यूजफुल है, बट ऐसे केसेस जिसमें कि 2 फीटस हैं, इसके लिए भी लोगों ने बहुत रिसर्च करा है कि एक ही प्लेसेंटा से यदि 2 बच्चे हैं, मोनोकोरियोनिक है कि डाइकोरियोनिक है, स्टिल इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, तो ये अवॉइड करना। दूसरी बात, यदि ये रिपोर्ट एबनॉर्मल आई तो किसकी आई, फिर आप दोनों का अलग अलग एमनियोसेंटेसिस करिए, ये भी किया जाता है। तो यदि ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम करते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि सोनोग्राफी से देख के ये पता करें कि उसमें डाउन सिंड्रोम वाले सोनोग्राफी के फीचर्स हैं कि नहीं। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है? यूनिकॉर्नुएट प्रेगनेंसी में देखिए क्या है कि जो बच्चेदानी बनती है वो बेसिकली 2 कॉर्नुआ से 2 हॉर्न से बनती है, और ये एनिमल में ऐसे ही रहता है। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो एक ही आपस में जुड़ के ऐसा बन जाता है। तो ये बीच की जो दीवार है ये गायब हो गई और जुड़ गई। बट जो एनिमल है उसको प्रेगनेंसी यूनिकॉर्नुएट में ही होती है, तो आपको भी हो सकती है। यदि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस पीरियड रेगुलर आता है, इसका ट्यूब अच्छा है, ओवरी से अंडा निकलता है, तो इधर से भी ये योनि से स्पर्म जाके इससे मिल के प्रेगनेंसी हो सकती है। क्या प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने से प्रेगनेंसी नहीं होती है? ये प्रोलैक्टिन लेवल जब भी बढ़ता है बॉडी में, प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो, सपोज ये ब्रेन है, इस ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस करके एक ग्लैंड एक होती है जगह, और उसके नीचे एक पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलता है। ये प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है तो ये दूसरे एफएसएच और एलएच इनको इनिबिट कर देता है, तो इससे ओव्यूलेशन मतलब अंडा बनने का प्रॉब्लम होने लगता है। जब अंडा बनने का प्रॉब्लम होगा तो प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाएगा। कई बार प्रोलैक्टिन यदि बहुत ज़्यादा हो जाए तो अंडा बनना ही रुक जाता है, तो पीरियड ही नहीं आता। तब इसको ठीक करके हम प्रेगनेंसी का ट्राई करने बोलते हैं। सर, क्या 3 सी सेक्शन के बाद चौथी प्रेगनेंसी पॉसिबल है? पॉसिबल है, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी प्रीवियस 3 सेक्शंस कैसे हैं, और यदि बहुत ज़्यादा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए और आपको यदि प्रेगनेंसी करना है तो डेफिनेटली मैं भी 5 सेक्शन कर चुका हूँ किसी ज़माने में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, पर डिपेंड करता है यूट्रस की स्थिति कैसी है। यदि रप्चर हो रखा है या फिर बहुत ज़्यादा पहले परेशानी हो रखी है तो मैं बोलूँगा अवॉइड करने। बट यदि 3 सेक्शन के बाद में यदि प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आप 32 हफ्ते के आसपास रेगुलर चेकअप में जाइए, क्योंकि रप्चर होने का, बच्चेदानी के फटने का थोड़ा चांस बढ़ जाता है। फुल टर्म होने के पहले आप फिर से सीजर करा लीजिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू माय व्यूअर्स कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मेरे सब्सक्रिप्शन का नंबर बढ़ाइए। आई नीड द येलो गोल्डन प्लेट ऑल्सो। तो यू आर ऑल माई वेल विशर्स। प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अपने क्वेश्चन डालिए, जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे मैं डेफिनेटली उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।